साथियों, ये जो क्लास होने वाला है एनसीईआरटी ज्योग्राफी के ऊपर में होने वाला है, जिसमें कि जो ये वीडियो रहने वाला है क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का ज्योग्राफी है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस बुक से यहाँ पे किया गया है। हम क्या कर रहे हैं, आप लोग का एक सीरीज़ यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का टॉप 100 यहाँ पे एमसीक्यूज, यानी कि हर चैप्टर से। जैसे क्लास 6 का ये वीडियो है, अगला जो वीडियो होगा आप लोग का क्लास 7 का वीडियो होगा। यानी कि क्लास 6 से हम ऐसा 100 टॉप 100 यहाँ पे एमसीक्यूज लेंगे, जो कि आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेगा और आगामी टीआरई 4 का परीक्षा में ज़्यादा चांस रहेगा कि वो यहाँ पे सवाल पूछ जाए। ठीक है, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पे आपको कंप्लीट क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का हर एक क्लास का टॉप 100 यहाँ पे एमसीक्यूज मिलने वाला है। वो भी सारा सब्जेक्ट का मिलने वाला है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलिए हम वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ आपका इस पे एमसीक्यूज दिया गया है। आज ये वीडियो रहने वाला है क्लास 6 का। और एक क्लास 6 में आप ज्योग्राफी में देखते हैं तो टोटल यहाँ पे 7 चैप्टर हैं। पहला सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब है, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल और पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, यही यहाँ पे 7 चैप्टर्स हैं। अगर कहीं इसमें देखिएगा तो लगभग यहाँ पे 200 से प्लस एमसीक्यूज इसमें बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि जो टॉप इंपोर्टेंट, यानी कि ये जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं साथियों, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का यहाँ पे हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एक तरीका से देखिएगा तो। इसीलिए सारे यहाँ पे क्लासेस से 100 हम क्वेश्चंस लेंगे। चलिए अब बिना देर के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल यहाँ पे रहने वाला है, जो कि आपका क्लासेस का चैप्टर नंबर 1 से रहेगा। ठीक है, सवाल पूछ रहा है कि किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले बने हुए हैं। ऑप्शन दिया गया है बुध, मंगल, बृहस्पति और ऑप्शन और भी चीज़ दिया रह गया है। ठीक है, हम सारा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहेंगे वही हम सिर्फ पढ़ेंगे। तो इसका जो राइट उत्तर रहने वाला है आपका बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इसमें जो है यहाँ पे छल्ले पाए जाते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में यहाँ पे पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो मंगल और यहाँ पे बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो होता है यहाँ पे क्षुद्र ग्रह यहाँ पे पाए जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे आप बातें समझ गए। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। दूसरा सवाल, जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, दूसरा सवाल पूछ रहा है कि पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को क्या कहा जाता था। तो अगर के पौराणिक रोमन कहानियों में देखिएगा तो सूर्य देवता को यहाँ पे सोल के नाम से जाना जाता था। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा तो और सारा ऑप्शन दिया गया है। अपोलो जो था साथियों, ये नासा के जो द्वारा था, ये अंतरिक्ष मिशन था। और अंतरिक्ष मिशन के थ्रू, यही अपोलो 11 मिशन के थ्रू में 1969 ईस्वी में जो नील आर्मस्ट्रांग थे, यहाँ पे चंद्रमा पर पहली व्यक्ति हुए थे जो यहाँ पे कदम रखे थे। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मरकरी क्या है, मरकरी यहाँ पे बुध ग्रह है, इसमें कुछ नहीं करना है। और लूना याद रखिएगा साथियों, रोमन में जो कहानियाँ है, लूना यहाँ पे चंद्रमा की देवी को नाम से जाना जाता है। यानी कि जो चंद्रमा की देवी थी उस समय, उसको यहाँ पे लूना नाम से जाना जाता था। आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है। ठीक है, इसका देखिए जो पीडीएफ है, पीडीएफ अपने हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, तो जाकर वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले दिया गया है कि सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है। याद रखिएगा, जो सूर्य है पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर यहाँ पे स्थित है, इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे सवाल पूछ देगा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी चंद्रमा से कितना दूर यहाँ पे स्थित है, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी जो है चंद्रमा से 3,84,000 किलोमीटर यहाँ पे दूरी में ये स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये सवाल हम आपको बता रहे हैं। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल बढ़ने से पहले साथियों, हम आप लोग को एक चीज़ बताना चाहते हैं। अगर कि आप लोग यहाँ पे टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि कोई आपको एक ऐसा बुक्स मिल जाए जो ऑल इन वन बुक्स रहे और आपका सब चीज़ यहाँ पे कंप्लीट कर दें, तो अग्रवाल एक्स कार्ट पब्लिकेशन के तरफ से एक बुक लॉन्च किया गया है, जो कि बेहद ही बढ़िया बुक्स है जनरल स्टडीज़ के लिए। इसमें अगर के देखिएगा, जैसा कि पता होगा, पीआरटी में जनरल स्टडीज़ के ही सब सवाल रहते हैं। बाकी अगर में देखिएगा तो जीएस के पेपर और मेन पेपर में भी जनरल स्टडीज़ ही रहते हैं। तो ये जो समान अध्ययन जारी किया गया है,
पब्लिकेशन के द्वारा। इसमें देखिएगा सारा सेक्शन आपका कवर है, चाहे वो इतिहास हो या भूगोल हो या यहाँ पे विज्ञान हो। तो आपको ये काम करना है, ये बुक को अगर के आप लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका यहाँ पे हम लिंक दे दिए गए हैं, लिंक से ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। पहला काम ये करना होगा कि जो ये स्टडीज़ का बुक है यानी जनरल स्टडी का बुक है, इससे आपको पढ़ना है। और इसके पढ़ने के बाद में जैसे करके 6 to 8 आप एसएसटी से हैं तो उनके पब्लिकेशन ने यहाँ पे आप लोग के सहूलियत के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च किए हैं। अगर देखिएगा तो यहाँ पे 10 मॉक टेस्ट दिया गया है और 3 सॉल्व पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया गया है। तो आपको उससे वहाँ पे पढ़ना है। और उसके बाद जो सामाजिक विज्ञान के जो कैंडिडेट हैं मध्य विद्यालय क्लास 6 से 8 में जो टीचर बनना चाहते हैं, आप यहाँ से मॉक टेस्ट देख सकते हैं यहाँ पे मॉक टेस्ट टोटल बेहतरीन तरीका से दिया गया है। और नीचे में अगर के हम आपको दिखाना चाहें तो बहुत बेहतरीन तरीका से यहाँ पे सारा मॉक टेस्ट दिया गया है। तो ये जो बुक है इसका बेस्ट बाय लिंक कहाँ से आपको परचेज करना है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और जाके वहाँ से आप ये बुक ले सकते हैं। अगर टोटल देखिएगा तो पूरा 6 to 8 में जो भी बच्चे होंगे उनके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। और लास्ट में देखिएगा तो हर एक सवाल का यहाँ पे बढ़िया से व्याख्या भी दिया गया है। तो आपका एक तैयारी बेहतरीन तरीका से होगा। जिसको भी चाहिए होगा आप जाकर वहाँ से लिंक से इसको परचेज कर लीजिएगा। चलते हैं विषय वस्तु की ओर जहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे थे, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर सवाल देखिएगा जो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है वो कौन सा ग्रह है, वो है बुध ग्रह। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट उत्तर है। जो शुक्र ग्रह है साथियों दूरी के हिसाब से ये दूसरा ग्रह है, बुध जो है यहाँ पे पहला ग्रह है। और अगर के मंगल में देखिएगा तो मंगल यहाँ पे चौथा ग्रह है और पृथ्वी आप लोग का यहाँ पे तीसरा ग्रह है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब अगर के दूरी के अनुसार हम यहाँ पे देखें तो जो सबसे पहला यहाँ पे आप लोग का होने वाला है क्या होगा, बुध होगा। उसके बाद बुध के बाद आपका जो दूसरा ग्रह होगा वो शुक्र होगा। शुक्र के बाद अगर के देखिएगा तो तीसरा जो ग्रह अगर दूरी के अनुसार से पृथ्वी होगा। और पृथ्वी के बाद चौथा जो ग्रह होगा आप लोग का यहाँ पे मंगल होगा। तो ये जो सीक्वेंस है आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 5वां नंबर सवाल। 5वां पूछ रहा है बुध को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो साथियों जो बुध को यहाँ पे चारों ओर समय चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो 88 दिन का समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। और आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर में पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने में कितना टोटल समय लगता है। तो याद रखिएगा जो टोटल समय लगता है पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने में वो 365 दिन लगता है। एग्जैक्ट 365 दिन नहीं लगता है, हम आगे सवाल आएगा कि टोटल कितना एग्जैक्ट लगता है तो हम वहाँ पर आप लोग को बताएंगे। 6 नंबर सवाल देखिए कि प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश के बारे में साथियों यहाँ पे बात कर रहा है। तो याद रखिएगा जो सूर्य के प्रकाश है पृथ्वी तक आने में टोटल 8 मिनट यहाँ पे अगर के देखिएगा तो टोटल 8 मिनट और 20 सेकेंड का यहाँ पे समय लगता है। कहीं कहीं आप लोग देखिएगा तो 500 सेकेंड डायरेक्ट यहाँ पे दे देता है, आप लोग याद रखिएगा। अब एक सवाल और पूछ सकता है कि जो चंद्रमा होता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो ये जो टोटल समय लगता है साथियों 1.3 सेकेंड लगता है। आप लोग इसको बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं, 7 नंबर सवाल। 7वां नंबर सवाल में जब आइएगा यहाँ पे पूछ रहा है आपका कि चंद्रमा के सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। यानी कि पहला व्यक्ति के नाम बताना है जो यहाँ पे चंद्रमा पर कदम रखा था। तो ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन और राकेश शर्मा। तो जो सबसे पहले चंद्रमा पर यहाँ पे कदम जो रखे थे वो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। आप लोग याद रखिएगा ये कब रखे थे तो 20 जुलाई को, यानी कि 20 जुलाई 1969 में इन्होंने पहला कदम रखा था। जो अभी तुरंत ऊपर ने बताए हम अपोलो मिशन के द्वारा। कौन सा मिशन था, अपोलो 11। ये भी पूछता है इसीलिए हम आपको बता रहे हैं अपोलो 11 मिशन के द्वारा यहाँ पे ये रखे थे। अब देखिए यूरी गागरिन, यूरी गागरिन कौन थे। यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में पहला कदम रखा था। कहाँ पे, अंतरिक्ष में। तो आप लोग इसको भी याद रखना चाहिए, याद रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिया है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय थे
जो 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष में गए थे। और जो एडविन एल्ड्रिन है ये भी चंद्रमा पर गए थे, किनके साथ में? नील आर्मस्ट्रांग के साथ में। तो ये सेकंड जो आदमी थे जो चंद्रमा पर कदम रखे थे, तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा, 8 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कुल कितना है। अभी जस्ट हमने बताया कि जो यहाँ पे इसका दूरी है 3,84,000 किलोमीटर इसका दूरी है। अगर एग्जैक्ट देखिएगा तो 3,84,400 किलोमीटर इसका दूरी होता है। ठीक है। अगला सवाल है 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कि आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, क्या सवाल पूछ रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में लगाता है। यानी कि चंद्रमा के बारे में बोल रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है। तो वो जो लगाता है 27 दिन में लगाता है। कभी कभी साथियों पूछ देता है एग्जैक्ट दिन, तो याद रखिए कि जो एग्जैक्ट दिन है 27.3 दिन में ये चक्कर लगाता है। और इस जो चक्कर जो लगाता है इसको नक्षत्र मास बोला जाता है। कौन सा मास? नक्षत्र मास बोला जाता है। तो आपको ये भी जानकारी होना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल पूछ रहा है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। मैंने ऊपर में ही बताया है कि जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं वो बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। और मंगल के बारे में साथियों यहाँ पे पूछा जाता है कि इसके दो उपग्रह कौन से हैं। मंगल का जो है ग्रह, इसके दो उपग्रह हैं। जब यही उपग्रह का बार बार नाम पूछा जाता है, कौन कौन से हैं? पहला फोबोस है, याद रखिएगा, पहला फोबोस और दूसरा जो है डीमोस। ये जो दोनों उपग्रह हैं यहाँ पे, ये मंगल के उपग्रह हैं, आप लोग भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट सवाल की तरफ 11 नंबर देखिए, दिया गया है कि पृथ्वी किस दिशा में अपनी धुरी पर घूमती है। यहाँ पे बताना है कि किस दिशा में यहाँ पे धुरी पर घूमती है। तो ये जो घूमती है पश्चिम से पूरब की साइड में घूमता है। तो ऑप्शन नंबर बी अगर देखिएगा यहाँ पे इसका राइट उत्तर होता है। अब साथियों देखिए, ये जो धुरी पर घूमता है इसको बोलते हैं घूर्णन गति। अब इसी घूर्णन गति के कारण यहाँ पे दिन और रात होता है। क्या होता है? दिन और रात होता है। ये सवाल आगे आएगा आपको। और मैंने अभी बताया है कि जो घूर्णन का गति का जो समय होता है, यानी कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है, इसको टोटल जो समय लगता है 24 आवर का समय लगता है। लेकिन एग्जैक्ट अगर के देखिएगा तो जो समय लगता है 23 घंटा समय लगता है और यहाँ पे 56 मिनट लगता है। ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए एग्जैक्ट अगर के आप देखिएगा तो। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर सवाल है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश किस कटिबंध में आते हैं। तो साथियों अगर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो कटिबंध होता है, तो याद रखिएगा वो जो आता है उष्ण कटिबंध आता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है और जो नॉर्मल यहाँ पे तापमान रहता है वो 18 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में रहता है। आप लोग इसको भूलिएगा नहीं। अगर कि आपको पता नहीं है कि शीतोष्ण कटिबंध क्या है, शीत कटिबंध क्या है और आर्कटिक कटिबंध क्या है, तो आपका जो हम ज्योग्राफी का नोट्स दिए हैं चैप्टर वाइज नोट्स, आप उसको लेकर अच्छे से वहाँ पे पढ़ सकते हैं। 13 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहाँ पे पूछ रहा है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है। साथियों जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये प्रमुख याम्योत्तर रेखा बोलते हैं, या इसको ग्रीन विच मीन टाइम भी बोलते हैं, जीएमटी भी बोला जाता है। ये जो स्थित है लंदन में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के द्वारा में पूरे दुनिया का जो है समय का निर्धारण किया जाता है, इसी जीएमटी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं इसको अच्छे तरीक़ा से आपको बताऊंगा। सवाल पूछ रहा है आपसे कि कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं। ऑप्शन है 180, 181, 360 और 90। जो टोटल कुल देशांतर रेखाओं के साथियों यहाँ पे संख्या है 360 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। 100 जो 79 रेखाएं हैं, वो 179 रेखाएं जो है पूर्वी देशांतर की रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं? पूर्वी देशांतर रेखाएं। फिर अगर के देखिएगा 179 जो है यहाँ पे दक्षिणी देशांतर रेखाएं हैं। और अगर के फिर देखिएगा यहाँ पे 0 डिग्री हम अभी जैसे कि बताएं प्रधान मध्यान्ह रेखा है। और जो 180 डिग्री जो रेखा है यहाँ पे, जो कि तिथि रेखा बोल जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये सारे लोग को यहाँ पे जोड़िएगा 179, 179 और ये दो ठो को, तो टोटल यहाँ पे जो आता है 360 यहाँ पे कुल देशांतर रेखाएं हैं। आप लोग इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है। 15 नंबर सवाल है कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। अब साथियों देखिए, इसमें बहुत सारा डिबेट यहाँ पे चलता है कि कुल अक्षांश रेखाएं कितना है। नॉर्मली अक्षांश रेखाएं देखिएगा तो बहुत सारा बुक्स में यहाँ पे देखिएगा 179 दिया गया है। लेकिन अगर के एनसीईआरटी में देखिएगा तो ये जो दिया गया है 181 दिया गया है। क्यों 181 दिया गया है? कि जो यहाँ पे आप लोग का 89 है,
नवासी साथियों जो बताया गया है उत्तरी अक्षांश के बारे में बताया गया है, यानी कि जो नवासी है ये उत्तरी अक्षांश है, और फिर यहाँ पे जो नवासी है ये दक्षिणी अक्षांश है। कौन कौन से अक्षांश? उत्तरी अक्षांश और यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश। बाकी जो दो है ध्रुव, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे दो ध्रुव को बारे में भी यहाँ पे जोड़ा जाता है। और जो अगला यहाँ पे एक और जोड़ा जाता है जो कि भूमध्य रेखा होता है, आपको भूमध्य रेखा। तो ये टोटल मिला कर देखिएगा तो ये 181 यहाँ पे संख्या होता है। लेकिन बहुत सारे बुक में देखिएगा जो ये दो ध्रुव हैं इसको नहीं जोड़ता है और 179 आंसर यहाँ पे लेता है। लेकिन ऑप्शन में अगर के आपको यहाँ पे केवल 179 देखने को मिले, 181 देखने को नहीं मिले, तो आपको 179 ही मारना है, वहाँ पे आपको कोई दूसरा कुछ नहीं मारना है। ठीक है। 16 नंबर सवाल देखिए, इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, तो जाकर वहाँ से आप लोग जरूर से जरूर यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। 16 नंबर सवाल है कि भारत का मानक याम्योत्तर क्या है? साथियों जो भारत का मानक याम्योत्तर है, याद रखिएगा, ये 82.5 डिग्री पूरब में है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूरब में है, और भारत का याम्योत्तर जीएमटी से, जो कि लंदन में स्थित है, उससे 5.5 घंटे आगे है। आप लोग याद रखिएगा। और एक और सवाल पूछा जाता है कि भारत का ग्रीनविच किसे कहा जाता है? आप लोग याद रखिएगा, भारत का क्या? ग्रीनविच। तो भारत का ग्रीनविच किसे कहा जाता है? प्राचीन काल में इसको बोला जाता था, उज्जैन को बोला जाता था। याद रखिएगा कि इसको उज्जैन को यहाँ पे बोला जाता था। और जो साथियों भारत का मानक याम्योत्तर है वो इलाहाबाद के नैनी से होकर ये गुजरता है, जो कि उत्तर प्रदेश के में पड़ता है ये। ठीक है, आई होप कि इतना बातें समझ गए। अगला सवाल 17 नंबर सवाल देखिए, पूछ रहा है कि किस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है? अभी तुरंत हमने बताएं, जो 0 डिग्री है उसको जीएमटी बोला जाता है, और जो 180 डिग्री है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। और जो 82.5 डिग्री देशांतर है साथियों पूरब का, इसको भारत का मानक याम्योत्तर बोला जाता है, भारत का मानक याम्योत्तर। ठीक है, तो आपको इसको भी याद रखना है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ना, ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट उत्तर होगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। 19 नंबर सवाल, 19 नंबर के सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है पृथ्वी की घूर्णन गति का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? अभी जस्ट हमने बताया, जो पृथ्वी का घूर्णन गति होता है साथियों, जो कि 24 घंटे का होता है, इससे हमारा दिन और रात होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक दिया गया है ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन होता है ना, ये परिक्रमण के कारण होता है। परिक्रमण यानी कि परिक्रमा होता है, यानी कि जब जो पृथ्वी होता है सूर्य के चारों तरफ जब घूमता है, उससे यहाँ पे ऋतु परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे एक चीज दिया गया है ज्वार भाटा, याद रखिएगा, जो ज्वार भाटा साथियों होता है वो चंद्रमा प्लस में यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पे ये ज्वार भाटा पृथ्वी के ऊपर में देखने को मिलता है। तो आपको ये तीनों पॉइंट जो है अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी की परिक्रमण गति का मुख्य प्रभाव क्या है? अभी तुरंत बताएं, जो परिक्रमा होता है उससे यहाँ पे दिन और रात होता है, तो ऑप्शन ए आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, ये राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 21 नंबर सवाल की देशांतर रेखाएं के मध्य समय का अंतर कितना होते हैं? यानी कि दो देशांतर के बीच में साथियों 4 मिनट का अंतर होता है, आप लोग इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 22 नंबर सवाल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्लास 6 से ज्योग्राफी का, कि भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? अभी तुरंत हमने बताया कि जो भारत का समय है ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, और भारत का जो यहाँ पे जीएमटी है, सॉरी, भारत का जो मध्याह्न रेखा है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर ये गुजरता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ये राइट उत्तर हो जाएगा। और इसका कितना डिग्री देशांतर है? तो यहाँ पे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल 23 नंबर सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 23 नंबर में अगर के देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि किस विद्वान ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है?
तो ये जो बताए थे ये आर्यभट्ट जी ने सबसे पहले बताए थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए गैलीलियो ने भी पृथ्वी के बारे में बोला था, ये बोला था कि सभी ग्रह जो है सूर्य का परिक्रमा करते हैं, यानी कि सूर्य का परिक्रमा करते हैं। आप लोग याद रखिएगा, सभी ग्रह किसका परिक्रमा करते हैं? सूर्य का परिक्रमा करते हैं, ठीक है। न्यूटन जो थे, न्यूटन सबसे पहले बताए थे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी यहाँ पे चपटी है। किस तरीका के है? तो पृथ्वी यहाँ पे चपटी है, याद रखिएगा। और आर्यभट्ट ने ये बात बोला था, ठीक है। और कॉपरनिकस ने भी सबसे पहले बात जो बोला था, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। क्या? पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर घूमती है। ये जो पॉइंट हम यहाँ पे बता रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है। अगला सवाल 24 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर जो सवाल आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे सवाल दिया गया है कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कुल कितना समय लगता है। तो साथियों, जो पृथ्वी का कुल यहाँ पे समय लगता है सूर्य के परिक्रमा करने में, 365 दिन 4 घंटे लगता है। अब देख, सॉरी 4 घंटे नहीं, 6 घंटे यहाँ पे लगता है। 365 दिन 6 घंटे। अब देखिए 6 घंटे मिलकर 4 सालों में करके देखिएगा, तो ये जो हो जाता है 24 घंटे हो जाते हैं। इसीलिए जो चौथा साल यहाँ पे जो लीप ईयर का साथियों यहाँ पे जो साल होता है, वो टोटल 366 दिन का होता है। क्योंकि जो 24 घंटा हो जाता है यहाँ पे, इसको एक दिन मान लेते हैं, और 365 दिन ये, और एक दिन यहाँ पे जो लग रहा है वो यहाँ पे टोटल 366 दिन होता है। आप लोग इसको भूलिएगा नहीं, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगला सवाल 25 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 25वां सवाल है कि किस दिन सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती है। तो ये अगर के देखिएगा, जो सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती है साथियों, 21 जून के होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बीपीएससी अगर के टीआरई 4 का आप लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए साथियों हम यहाँ पे टारगेट ग्रुप आप लोग का लॉन्च किए हैं, ठीक है। जिनको भी इस ग्रुप में ऐड होना होगा, हमारे दिए गए नंबर 9176 800 345 पर हमको व्हाट्सएप कर सकता है। या अधिक जानकारी चाहिए, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ जाइए, वहाँ पे सारा चीज़ हम बता रखे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 का जो यहाँ पे ये टारगेट ग्रुप है साथियों, टारगेट ग्रुप किस तरीक़ा से यहाँ पे काम कर रहा है। और 2 मंथ यानी कि 60 दिनों का यहाँ पे हम टारगेट रखे हैं। 60 दिनों में जो भी आपका सिलेबस है, उसको हम यहाँ पे क्यूज़ के माध्यम से, चैप्टर वाइज एमसीक्यू माध्यम से हम आपको कवर करा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए या तो हमको इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप पर उसको विजिट करके ऊपर नीचे मैसेज को करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 26 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल आपसे पूछा गया है। सवाल दिया गया है, कब दिन और रात आपस में बराबर होते हैं। तो जो दिन और रात बराबर होता है वो 21 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ पे बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है कि पृथ्वी के परिक्रमण का मुख्य प्रभाव क्या है। जब यहाँ पे परिक्रमण यानी कि परिक्रमा कर रहा है सूर्य का, तो इसका जो मुख्य कारण है यहाँ पे ऋतु परिवर्तन। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। और जो दिन और रात साथियों होता है, ये घूर्णन गति के कारण होता है। देखिए ये जो भी सवाल लिया गया है 100%, 1% 2% नहीं, 100% आपको एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। वो भी एनसीईआरटी का जो हम अभी क्लास 6 आपको करा रहे हैं, तो क्लास 6 से ही लिया गया है। जो भी लोग यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़े होंगे, इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो भी सवाल लिए हैं हम इसमें से ही लिए हैं। अगर के साथियों आपको एनसीईआरटी का एमसीक्यू चाहिए, 1600 प्लस ज्योग्राफी का हम एमसीक्यू यहाँ पे लॉन्च किए हैं क्लास 6 से क्लास 10 तक। वो एसएच क्लासेस के एप्लीकेशन से जाकर आप लोग वहाँ पे डाउनलोड करके इसको ले सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है 28 नंबर सवाल कि पृथ्वी की घूर्णन अवधि कितनी होती है। मैंने तुरंत बताया, जो पृथ्वी की घूर्णन अवधि होती है 23 घंटा 56 मिनट यहाँ पे घूर्णन अवधि होती है। पृथ्वी की परिक्रमण गति की दिशा क्या है, यानी कैसा ये परिक्रमण करता है, तो पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल, 30 नंबर सवाल यहाँ से पूछ रहा है कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है, उस समय क्या होता है। तो जो उस समय यहाँ पे होता है, आपको यहाँ पे देखिए दिया गया है कर्क रेखा पर। कर्क रेखा कहाँ पे पड़ता है, तो ये जो पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब ये जो दिन होता है, याद रखिएगा 21 जून का दिन होता है। कितने का, 21 जून का। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल,
31 नंबर सवाल पूछ रहा है कि जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, उस समय क्या होता है? मकर रेखा यानी कि ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में अगर के साथियों देखिएगा तो वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु का समय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब ये जो समय होता है 22 दिसंबर का अप्रॉक्स में समय होता है, आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। 32 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानचित्र अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो आपका चैप्टर है। विशेष जानकारी प्राप्त करने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे दिया गया है, राजनीतिक मानचित्र, खाका, भौतिक मानचित्र या थीमेटिक मानचित्र। अब देखिए विशेष जानकारी यानी कि स्पेशल इंफॉर्मेशन वहाँ पे दिया जा रहा है, तो उस तरीका के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मानचित्र में भूरा रंग किससे दर्शाया जाता है? ये बहुत बार यहाँ पे सवाल पूछा जा चुका है। सबसे पहले देखिए जो जलाशय है साथियों, जलाशय को मानचित्र में नीला रंग से दिखाते हैं। कौन सा रंग से? नीला रंग के। जो मैदान है, मैदान को हमेशा हरा रंग से दिखाते हैं, और जो पर्वत है साथियों, पर्वत को हमेशा भूरा रंग से दिखाते हैं, और जो पठार वगैरह दिया गया है, पठार को हमेशा पीला रंग से दर्शाते हैं। अगर का ऑप्शन में देखिएगा सवाल जो पूछ रहा था, भूरा रंग से किसको दिखाते हैं, तो भूरा रंग से आप पर्वत को दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि मानचित्र में पीला और हरा रंग किसको दर्शाता है? अभी तुरंत हमने बताया जो पीला होता है, प से पीला, प से पठार, और हरा जो होता है ये मैदान को यहाँ पे दर्शाया जाता है। अगर के ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो ये आपका यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल। 35 नंबर जो सवाल है यहाँ पे दिया गया है आपसे कि कच्चा चित्र जो बिना किसी पैमाने की सहायता से खींचा जाता है क्या कहलाता है? यानी कि जो कच्चा चित्र होता है ऐसे ही जो बना दिया जाता है उसको जो बोलते हैं रेखा मानचित्र बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट उत्तर होगा साथियों। ठीक है, 36 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि एक छोटी क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र क्या कहलाता है? यानी कि जो छोटा क्षेत्र होता है उसको बड़े पैमाने पर खींचा गया जो रेखाचित्र होता है उसको जो बोलते हैं खाका बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपका यहाँ पे राइट उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल में देखिएगा आपसे पूछ रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितना ऊंचा है? यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है समुद्र तल से कितना ऊंचा है? तो याद रखिएगा 8,848 जो मीटर है समुद्र तल से ऊंचा है। अब एक सवाल ये पूछा जाता है कि विश्व का प्रथम कौन सा व्यक्ति था? विश्व का प्रथम व्यक्ति, प्रथम विश्व का व्यक्ति कुछ भी कह सकते हैं, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर यहाँ पे चढ़ाई किया था। तो याद रखिएगा ये जो थे व्यक्ति 1953 में एडमंड हिलेरी जो थे यहाँ पे सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था। याद रखिएगा एडमंड हिलेरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, आप लोग इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 38 नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त समुद्र तल से कितना गहरा है? तो मेरियाना गर्त की गहराई अगर देखिएगा तो लगभग यहाँ पे 11,022 मीटर यहाँ पे इसका गहराई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। अब मेरियाना गर्त जो है किस महासागर का भाग है? तो याद रखिएगा ये जो भाग है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर का ये सबसे गहरा भाग है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 39 नंबर सवाल साथियों। 39 नंबर सवाल पूछ रहा है कि भारत का प्रथम व्यक्ति जिसने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। अभी जस्ट हमने बताया कि जो एडमंड हिलेरी थी 1953 ईस्वी में वहाँ पे सबसे पहले विश्व की व्यक्ति हुई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर रखा, और इनके ही साथ में साथियों तेंजिंग नोर्गे भी जो थी यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था, जो कि ये प्रथम भारतीय व्यक्ति हुए। कौन सा व्यक्ति हुए? प्रथम भारतीय जो हुए तेंजिंग नोर्गे, जो कि यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। ठीक है, एडमंड हिलेरी के साथ में 1953 ईस्वी में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। 40 नंबर सवाल देखिएगा यहाँ पे दिया गया है कि विश्व की पहली महिला जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। यानी कब? देखिए पहले हम पुरुष के बारे में बात कर दिए, अब यहाँ से आ रहा है महिला के बारे में। तो विश्व की जो पहली महिला थी वो थी कौन? जुंको तबई थे। आपको याद रखिएगा ये जो है महिला हैं, और जो उससे पहले हम अभी बताएं वो पुरुष थे। ये विश्व की महिला जुंको तबई हैं जिन्होंने 1975 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। और जो ये बछेंद्री पाल है ये प्रथम भारतीय महिला थी। आप लोग याद रखिएगा दोनों चीज़ यहाँ पे, पहली भारतीय महिला कौन थी?
वो बछेंद्री पाल थी। ठीक है, अगला सवाल की तरफ देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा, अभी जस्ट हमने बताया ये जो बछेंद्री माल पाल थी, यहाँ पे पहली महिला थी। पहली महिला बछेंद्री पाल थी महिला में, और पुरुष में देखिएगा तो तेंजिंग नोरगे थे। ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 42 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर पूछ रहा है कि कौन सी रेखा एशिया महाद्वीप से गुजरती है, यानी कि पूछ रहा है आपसे कि एशिया महाद्वीप से कौन सी रेखा यहाँ पे गुजरता है। तो ये जो एशिया महाद्वीप से यहाँ पे जो रेखा गुजरता है वो गुजरता है आप लोग का कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। कर्क रेखा किसको बोलते हैं, तो 23.5 डिग्री साथियों, जो दक्षिणी अक्षांश है। किसको, दक्षिणी अक्षांश, इसको हम यहाँ पे कर्क रेखा के नाम से जान जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे 43 नंबर में देखिएगा दिया गया है कि यूरोप और एशिया के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है। तो ये जो संयुक्त रूप से जो बोलते हैं, यूरोप और एशिया का जो भाग होता है इसको यूरेशिया के नाम से बोलते हैं। इसमें देखिएगा ना, बहुत सारा भाग रूस का आता है, बहुत सारा भाग यूक्रेन का आता है। ये जो दोनों यहाँ पे द्वीप है, और भी देश है जो कि यहाँ पे यूरेशिया के अंतर्गत में आता है, याद रखिएगा। 44 नंबर सवाल आपसे बोल रहा है कि वह महाद्वीप जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है, ये इस महादेश का नाम बताना है। बहुत ही वीवीआई है ये सवाल, आप लोग याद रखिएगा। ये कौन सा महाद्वीप है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। साथियों, ये सवाल एक और सवाल है जो बहुत बार बार यहाँ पे पूछती है कि कौन सा नदी ये दोनों रेखाओं को दो दो बार काटता है, कौन सा नदी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कर्क रेखा को जो है, यहाँ पे एक नदी का नाम है माही नदी, ये दो बार काटती है, आप लोग याद रखिएगा। उसी तरीका से मकर रेखा को एक नदी है जो दो बार काटती है, जिसका नाम है लिम्पोपो नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं। और तीसरा है आपका विषुवत रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा के नाम से भी इसको जानते हैं। तो जो विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी है, याद रखिएगा, वो है कांगो नदी। मिस्र की कांगो नदी यहाँ पे जो है, यहाँ पे दो बार विषुवत रेखा को काटती है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल बोल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। तो ये जो गर्म रेगिस्तान है विश्व का, वो है सहारा रेगिस्तान। आप लोग याद रखिएगा, ये जो सहारा पड़ता है ना, ये अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पे, अफ्रीका में पड़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पे गोबी रेगिस्तान। गोबी रेगिस्तान एशिया के मंगोलिया के साइड में जो रेगिस्तान है, उसको गोबी रेगिस्तान बोला जाता है। और जो थार मरुस्थल है, ये तो भारत का ही हिस्सा है। अब एक देखिए काला रेगिस्तान है साथियों। काला रेगिस्तान जो है मिस्र में भी पाया जाता है, प्लस में उज़्बेकिस्तान में भी पाया जाता है। कहाँ पे, उज़्बेकिस्तान। तो ये दोनों चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर है कि नील नदी किस महाद्वीप में स्थित है। तो जो ये नील नदी है साथियों, ये अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर होगा। 47 नंबर सवाल है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, यानी कि आपको बताना है कि विश्व के तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो याद रखिएगा, जो तीसरा यहाँ पे विश्व का आप लोग का महाद्वीप दिया गया है, तीसरा जो सबसे बड़ा यहाँ पे महादेश है, आप लोग याद रखिएगा, ये है उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 48 नंबर क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच कौन सी संधि यहाँ पे स्थित है। तो जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में साथियों जल संधि स्थित है, वो पनामा जल संधि है। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, 49 नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप चारों तरफ पानी से घिरा हुआ भी महाद्वीप है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा महाद्वीप चारों ओर से महासागरों से घिरा है। अभी जस्ट हमने बताएं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर सवाल है कि अंटार्कटिका पर भारत के दो शोध संस्थान कौन कौन से हैं। करके अंटार्कटिका पर देखिएगा तो भारत के दो शोध संस्थान हैं, कौन कौन है, मैत्री एवं दक्षिणी गंगोत्री है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। साथियों, अगर कि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा तो जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमको पता लग सके कि आप वीडियो से कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन आपसे ये दिया गया है
कि कौन सा महासागर किसी देश के नाम पर यहाँ पे रखा गया है। तो जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर जो है किसी देश के नाम पर यानी कि भारत के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर ये रखा गया है, हिंद महासागर। 43 नंबर सवाल देखिएगा, आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, क्या सवाल पूछ रहा है कि वायुमंडल कितना किलोमीटर ऊंचा फैला हुआ है। तो ये जो वायुमंडल है साथियों, यहाँ पे 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक यहाँ पे ऊपर में ये फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 54 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडल की दो प्रधान गैस से कौन कौन सी है। आपको भी पता होगा, जो दो प्रधान गैस में पहला होता है नाइट्रोजन और दूसरा जो होता है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का प्रतिशत अगर देखिएगा लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है हमारे वातावरण में, और ऑक्सीजन का प्रतिशत देखिएगा तो 21% यहाँ पे ऑक्सीजन पाया जाता है। कभी कभी आपसे सवाल पूछ देता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट पाया जाता है, तो याद रखिएगा 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे पाया जाता है। तो जो प्रमुख गैस पूछ रहा है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 55 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल पूछ रहा है साथियों कि कौन सा पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करता है। यानी कि जो देखिए एशिया और यूरोप के बीच का जो क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उसको तो हम बोलते हैं यूरेशिया, जैसे कि मैंने ऊपर में बताया। और जो ये दोनों को अलग करते हैं वो यूराल अलग पर्वत अलग करते हैं। आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक दो चीज़ दिया गया है, पहला एंडीज और दूसरा आल्पस। जो एंडीज पर्वत हैं ये दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका में। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा है आल्पस। ये जो आल्पस पर्वत श्रेणी है ये यूरोप का पर्वत श्रेणी है साथियों, ये भूलिएगा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 56 नंबर सवाल। 56 नंबर सवाल जो पूछ रहा है कि पृथ्वी के स्थल रूप की पुनः निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि जो स्थल रूप की पुनः निर्माण की प्रक्रिया है उसको निक्षेपण बोला जाता है। आप लोग यहाँ पे अपर्दन और संरक्षण में कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो इसका राइट उत्तर होगा ये निक्षेपण इसका राइट उत्तर होगा। 57 नंबर सवाल देखिए दिया गया है कि भारत में स्थित विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। अब देखिए यहाँ पे दो सवाल पूछता है, भारत में स्थित सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला और दूसरा पूछता है सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला। ये दोनों चीज में याद रखिएगा। अगर आपसे प्राचीन पूछे तो अरावली पर्वत श्रृंखला होगा। कौन सा? अरावली पर्वत श्रृंखला। और सबसे नवीनतम पूछे तो वो होगा हिमालय आपका। ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि प्राचीन, तो प्राचीन कौन सा है? अरावली। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 58 नंबर सवाल देखिए दिया गया है यहाँ पे, क्या दिया गया है कि अफ्रीका और जापान में स्थित ज्वालामुखी पर्वत कौन से हैं। यानी कि अफ्रीका में और जापान में। तो जो अफ्रीका में साथियों माउंट किलिमंजारो है, और जो जापान में है फ्यूजियामा जो है, ये ज्वालामुखी पर्वत है जो कि वहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। पर्वतों में प्रचलित खेल कौन सा है। अगर यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा क्रिकेट और फुटबॉल, तो पर्वत पे थोड़ी ये खेल खेला जाएगा। हॉकी बेसबॉल भी नहीं होगा, घुड़सवारी भी नहीं होगा। पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग और साइकिंग, ये जो साथियों जो है पर्वतों पर प्रचलित खेल है। आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से इसका राइट उत्तर होगा। 60 नंबर सवाल, भारत में स्थित पुराना पठार कौन सा है। भारत में जो स्थित है यहाँ से पूछ रहा है आपसे कि पुराना पठार कौन सा है। तो याद रखिएगा ये जो पठार है दक्कन का पठार है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। 61 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है ये जो है आप लोग का यहाँ पे तिब्बत का पठार, इसका राइट उत्तर हो जाएगा तिब्बत का पठार। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तिब्बत के पठार का विश्व का छत बोला जाता है। क्या बोलते हैं? विश्व का छत। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट सवाल है 62 नंबर सवाल। 62 नंबर सवाल साथियों पूछ रहा है आपको है कि अफ्रीका का पठार किस लिए प्रसिद्ध है। तो जो अफ्रीका का पठार है ना वो सोना और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 63 नंबर सवाल देखिए पूछ रहा है आपसे आपसे कि छोटा नागपुर का पठार पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। जोग प्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, नीलगिरी जलप्रपात या गिर जलप्रपात। तो यहाँ पर छोटा नागपुर यानी कि ये जो क्षेत्र आता है ये झारखंड का क्षेत्र को के बारे में बोल रहा है। वो जो है आपका हुंड्रू जलप्रपात है। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। हुंड्रू जलप्रपात स्थित है, आपसे पूछ लेता है कभी कौन सा नदी है। तो स्वर्ण रेखा नदी। कौन सा नदी? स्वर्ण रेखा नदी।
यानी कि स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, 64 नंबर पे आते हैं। 64 नंबर सवाल यहाँ पे दिया गया है कि जलप्रपात जोग जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, यानी कि जो जोग जलप्रपात है कहाँ पे स्थित है। पहली बात तो जो जोग जलप्रपात है साथियों, ये शरावती नदी पर स्थित है। कौन सा नदी पे? शरावती नदी पे ये जोग जलप्रपात यहाँ पे स्थित है, और ये जो स्थित है कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले साथियों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो भी लोग यहाँ पे ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लेना चाहते हैं, तो हम आप लोगों के लिए यहाँ पे ई बुक जारी कर दिए हैं, जिसमें अगर देखिएगा टॉप 1600 एमसीक्यूज हम आपको इसमें दिए हुए हैं। अगर के इसमें देखिएगा ना, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का हर एक चैप्टर में जो भी एमसीक्यूज बन सकते थे, हमने सब कुछ बनाने की कोशिश किया है। टोटल बुक्स यहाँ पे देखिएगा तो 5 बुक्स के अंतर्गत में 1600 एमसीक्यूज हमने बनाए हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज है, कोई भी त्रुटि नहीं मिलेगी। तो अगर कि आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के तलाश में थे, तो ये जो ई बुक है हमारे एप्लीकेशन से जाकर आप लोग ले सकते हैं। इसका जो चार्ज रखे हैं बहुत ही न्यूनतम हम चार्ज रखे हैं, मात्र आप 49 रुपये में इस ई बुक को ले सकते हैं। और इसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का आपका यहाँ पे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज देखने को मिलेगा आपको। और वहाँ से 1600 जो एमसीक्यूज हैं आप लेकर उसको प्रिंट आउट कराकर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी में से हम जो अभी आपका सेशन करा रहे हैं, इसमें से ही 600 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम छांटे हुए हैं। 65 नंबर सवाल देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि यांगसे नदी कहाँ बहती है। तो साथियों जो ये यांगसे नदी है, याद रखिएगा ये चाइना में बहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा, आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। ये सवाल आप लोग को यहाँ पे टीआरई के अंतर्गत में भी देखने को मिला था। ये ऑलरेडी आप लोग को टीआरई में सवाल ये पूछा जा चुका है। भारत का कुल क्षेत्रफल साथियों लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। और ये विश्व की कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% है। आप लोग भूलिएगा नहीं। ठीक है, अगला सवाल है 67 नंबर सवाल कि लद्दाख से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है। लद्दाख से कन्याकुमारी यानी कि आपसे जो पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण की तरफ पूछ रहा है साथियों। दो चीज़ है, उत्तर से दक्षिण और जो यहाँ पे है पूरब से पश्चिम। ठीक है, पूरब से लेकर पश्चिम के बीच में, ये दोनों चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। जो उत्तर से दक्षिण के बारे में है, यानी कि इसकी जो कुल लंबाई है 3214 यानी कि 3214 किलोमीटर है। ठीक है, और जो नीचे वाला है यानी कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर है 2933 किलोमीटर है। अलग अलग भाषा से ये सवाल पूछा जाता है, और ये भी सवाल जो है आप लोग के टीआरई के अंतर्गत में ये सवाल पूछा जा चुका है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पूछ रहा है लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी यानी कि उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, लगभग 3200 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 68 नंबर सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक भारत का विस्तार कितना है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश जो है आपका पूर्वी क्षेत्र में है, और कच्छ जो है यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र यानी गुजरात में पड़ता है। यानी कि पूछ रहा है पूर्व से पश्चिम कितना दूरी पर है, लगभग 2900 किलोमीटर है। अगर के ऑप्शन में होगा तो यही हमारा राइट उत्तर होगा। जैसे कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में ये चीज़ दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 69 नंबर सवाल, 69 नंबर सवाल दिया गया है कि अमेरिका में कितनी मानक समय रेखाएं हैं। तो जो अमेरिका में मानक समय रेखाएं हैं साथियों याद रखिएगा, यहाँ पे 7 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब सवाल सबसे पूछता है कि सबसे अधिक मानक समय रेखाएं किस देश के पास है। तो जो यहाँ पे सबसे अधिक मानक समय रेखाएं हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए ये किसके पास है। तो ये फ्रांस के पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुल अगर के देखिएगा तो इसके पास 12 मानक समय रेखाएं फ्रांस देश के अंतर्गत में पड़ता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है 70 नंबर सवाल है कि कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यानी कि कौन सा जो रेखा है भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, आपको याद होना चाहिए ये जो है कर्क रेखा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। 100 सॉरी यहाँ पे जो कर्क रेखा है इसको कितना डिग्री अक्षांश है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। आप लोग याद रखिएगा, ये यहाँ पे भूलिएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, और एक सवाल ये भी पूछता है कि जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये 8 राज्य से होकर गुजरता है, आप लोग इसको भी भूलिएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। यहाँ पे भारत का
अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो जो साथियों अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर होगा। दूसरा सवाल है 72 नंबर सवाल कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। बहुत ही वीवीआई दोनों सवाल है, हमेशा ये सवाल पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में इसका देशांतरीय विस्तार यहाँ पे फैला गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी है, मैंने ऊपर में भी बताया 82.5 डिग्री जो है भारत का मानक याम्योत्तर रेखा है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती हुई है। और ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, और ये 5 राज्यों से होकर ये रेखा गुजरती है। ये सारा चीज़ मैंने ऊपर में आप लोग को रिवीजन भी करा दिया है। ठीक है, 74 नंबर सवाल देखिए पूछ रहा है कि हिमालय को कितने भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि बांटा गया है ये समझ लीजिए। तो जो हिमालय है साथियों, हिमालय को मेनली रूप से 3 भाग में बांटा गया है। सबसे ऊपरी जो भाग दिया गया है इसको यहाँ पे ट्रांस हिमालय बोला गया है, ट्रांस हिमालय। देखिए अलग अलग तरीका से भी हिमालय को बांटा गया है, लेकिन मुख्यतः 3 भाग के रूप में यहाँ पे बांटा गया है। और जो बीच वाला भाग है उसको मध्य हिमालय से यहाँ पे नाम से जानते हैं, मध्य हिमालय। ठीक है, और जो बाहरी सबसे निचला हिमालय है इसको बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं, बाह्य हिमालय। ठीक है, या लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 75 नंबर सवाल। 75 नंबर सवाल में देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण करती हैं, वह है कहाँ पे स्थित है, और इसको क्या बोलते हैं, तो यह है सुंदरबन का डेल्टा, जो कि विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। और ये जो पड़ता है आपको याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में ये डेल्टा पड़ता है। नेक्स्ट सवाल है 76 नंबर सवाल कि प्रवाल छोटे समुद्री जंतु के कंकाल क्या कहलाते हैं। जो छोटे छोटे कंकाल होते हैं इसको जो बोलते हैं पॉलिप बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन है पूरब की ओर बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है। जब वहाँ पे हम आपको मैप पढ़ा रहे थे क्लास 6 में, तो अगर नहीं देखे होंगे तो क्लास 6 का टोटल ज्योग्राफी का हम वीडियो अपलोड किए हैं, तो जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम बताए थे कौन सा नदी पूर्वी दिशा में बहती है, कौन सा पश्चिम दिशा में बहती है, सब कुछ बताएं हैं। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 78 नंबर सवाल है कि पाक जल संधि किन 2 देशों के मध्य में स्थित है। तो जो साथियों पाक जल संधि है याद रखिएगा भारत और श्रीलंका के बीच में यह स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। पाक से आप पाकिस्तान मत चले जाइएगा, ये जो स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे होता है द इंड। कैसा लगा आप लोग का ये पूरा का पूरा सेशन, आप जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि हम तो आपको बोले थे कि टॉप 100 हम एमसीक्यू कराएंगे, तो कम क्यों कराएं। साथियों सवाल का जवाब आपका है कि क्लास 6 अगर के आप देखिएगा तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं बनते हैं, जितने भी मैक्सिमम हो सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट के हम बात कर रहे हैं, टोटल का टोटल सवाल के बात नहीं कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट सवाल हमको लगा 78 एमसीक्यू ही जो कि इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए केवल हम 78 ही कराएं। आगामी जो क्लास है क्लास 7 में, हम इसमें क्लास 7 में टोटल जो 100 क्वेश्चंस हैं, या क्लास 8 आगे कराएं इसमें भी टोटल 100 जो क्वेश्चंस होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही हम कराएंगे। ठीक है, तो जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए होगा जाकर टेलीग्राम चैनल से हमारा डाउनलोड कर लें। कैसा लगा क्लास, आप लोग का फीडबैक जरूर आप लोग यहाँ पे दीजिएगा कि कैसा लगा आप लोग का यहाँ पे ये क्लास। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।